रागिनी अपनी सास सुशीला, ससुर प्रमोद और पति अविनाश के साथ रहती है। वो ऑफिस जाने के साथ साथ घर गृहस्थी भी अच्छे से संभालती है। वैसे तो रागिनी दुनिया के सामने बड़ी संस्कारी बनती है, लेकिन उसके असली चेहरे से हर कोई अनजान होता है। ऐसे ही एक सुबह जब रागिनी घर के मंदिर में बैठी पूजा कर रही होती है, तभी हे भगवान, मेरी बहू तो साक्षात देवी लग रही है इस साड़ी में। मैं तो बड़ी ही भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसी संस्कारी बहू मिली। ना ही इसकी जबान फिसलती है, ना ही इसकी नजर इधर उधर जाती है। हाँ सुशीला, बिल्कुल सच कह रही हो तुम। आजकल के जमाने में ऐसी सीधी लड़की मिलना मतलब लॉटरी लग जाना है। सासू माँ, बहू का जीवन तो सेवा और मर्यादा में ही पूरा होता है। बाकी सब तो एकदम फालतू शोर है। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ बेटा, एकदम सही कहा। ये लीजिए प्रसाद। वाह भाई वाह, इतने कमाल के लड्डू तो इस सुशीला ने भी आज तक कभी नहीं बनाए जितने कि तुमने बनाए हैं बहू। शुक्रिया पापा जी। इस बुढ़े को क्या पता कि ये लड्डू मैंने बाहर से लाए हैं। उतने में वहां पर अविनाश आ जाता है। तुम्हें देख के तो ये लगता है रागिनी कि भगवान ने मेरी किस्मत घी में डुबो के लिखी है। सच में। क्या तुम भी अविनाश? अच्छा, मुझे एक कॉल आ रहा है तो मैं अभी आती हूँ। हाँ। अरे अविनाश बेटा, बहू का कोई बिजनेस वगैरह है क्या? नहीं तो पापा, दरअसल बहू का फोन दिन में 50 बार बजता रहता है। ना जाने ऐसे कितने दोस्त थे इसके। खैर, जो भी हो, हमें जैसी बहू चाहिए वैसे सारे के सारे गुण हैं रागिनी में, इसलिए हमें तो बड़ी खुशी है। हाँ पापा, और आप दोनों को ऐसे खुश देखकर मुझे भी दुगनी खुशी हो रही है। फिर एक सुबह दूध वाला रमेश दूध लेकर आता है और वो बस रागिनी को ताड़े चाह रहा होता है। अरे भाभी जी, आज दूध थोड़ा पतला लग रहा है। पतली चीजों का असर हमेशा गहरा होता है रमेश जी, जैसे इशारा और खामोशी। तो आज थोड़ी मलाई ज्यादा डाल दूं क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जो दिल से देता है उसका हिसाब भगवान खुद रखता है। रमेश पूरा पिघल रहा होता है। तभी अंदर से सुशीला की आवाज आ जाती है। बहू, कौन है दरवाजे पर? दूध आ गया है सासू माँ, और आज का दूध तो एकदम मस्त लग रहा है। काश हमारी मुलाकातें इस दरवाजे की जगह कहीं और होती तो कितना मजा आ जाता। शाम में आइएगा कभी पार्क में, खूब बातें करेंगे और गोलगप्पे भी खाएंगे। ज्यादा सपने मत सजाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। पर नायाब चीज इतनी आसानी से हासिल नहीं होती, उसके लिए मेहनत और इंतजार करना पड़ता है। समझे रमेश बाबू? बस इतना ही। ठीक है फिर, आपकी मोहब्बत में हमें इंतजार और मेहनत दोनों मंजूर हैं। फिर दोपहर के समय जब रागिनी छत पर कपड़े सुखा रही होती है, तभी अरे भाभी जी, लगता है नमक खत्म हो गया। नमक ज्यादा हो जाए तो खाना बिगड़ जाता है, पर आपकी बातें स्वाद को बढ़ा देती हैं। और जब आप बोलती हो तो दुकान नहीं, मेला चलने लगता है। मेला तो वही लगता है जहाँ पर लोग खींचे चले आते हैं और मौज मस्ती में पूरी तरह खो जाते हैं। ठीक उसी वक्त सोसाइटी का जिम ट्रेनर वहां से गुजर रहा होता है। वाह भाभी जी, आजकल आपका फिगर काफी अच्छा होते जा रहा है। चुप चुप कर वर्कआउट कर रही हो क्या? ओफो ट्रेनर साहब, अब आपके बिना मैं अच्छा वर्कआउट कैसे कर सकती हूँ? आपका ही इंतजार कर रही हूँ कि आप कब आओगे और मुझसे वर्कआउट कराएंगे, ताकि मेरा फिगर एकदम बिपाशा बासु जैसा स्लिम ट्रिम और सेक्सी हो जाए। ऐसा है क्या? तो आओ कभी हवेली पर, मेरा मतलब मेरी जिम पर। फिर करेंगे ना साथ में वर्कआउट। जी, जरूर आऊंगी किसी दिन। उतने में रागिनी देखती है कि पड़ोसन भी छत पर आकर ये सब देख रही है, इसलिए वो वहां से चली जाती है। मगर बाद में पड़ोसन सुशीला को जाकर सब बता देती है, जिसके बाद सुशीला आकर रागिनी से ये बात करने लगती है। क्या? राम 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 राम। सासू माँ, आपको क्या लगता है कि मैं ऐसी सारी अभद्र बातें करूंगी?
वो भी सरेआम गैर मर्दों के साथ। वही तो। मैंने उस नालायक को फिर अच्छे से झाड़ दिया और कह दिया उसे कि मेरी बहू में एक भी बुराई नहीं है। मेरी बहू तो एकदम संस्कारों से भरी हुई है। शुक्रिया माँ जी। अरे इसमें शुक्रिया कैसा बेटा? अब मैं तो जानती ही हूं ना कि तू कैसी है, कितनी गुनी है, और इसीलिए ये सभी लोग चलते हैं तुझसे। इनकी बहुएं निहायत ही कामचोर और नालायक हैं। इसलिए मेरी संस्कारी बहू में खामियां बताकर मुझे तेरे खिलाफ भड़का रहे हैं, ताकि हमारी अच्छी खासी घर गृहस्थी में अशांति हो जाए और हम सब आपस में लड़े झगड़े। लेकिन मैं ऐसा हरगिज होने नहीं दूंगी। ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको लोगों से ज्यादा अपनी बहू पर भरोसा है। फिर एक रोज जब ऑफिस में रागिनी अपनी डेस्क पर बैठी होती है, तभी हेलो मिस ब्यूटीफुल, मीटिंग के बाद ऑफिस का प्लान बना दूं क्या? लेकिन कॉफी के साथ कंपनी फीकी हो गई तो? अरे आपके साथ तो फीका शब्द ही गलत है। अच्छा जी। हाँ जी। क्या बात है, आजकल आप बड़ी खुश नजर आ रही हो और साथ ही मुझसे दूरियां भी बनाने लगी हो। आखिर हुआ क्या है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तुम ही मैनेजर बनने के बाद मुझे भूल गए हो। अब आज मैं अच्छी दिख रही हूँ ना, इसलिए चले आए मेरे पास। वरना तुम्हारा मुझ पर रोज कहाँ ध्यान जाता है? लगता है ऑफिस में कोई मुझसे भी ज्यादा हॉट लड़की आ गई है। ये नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अब मैनेजर बनने के साथ साथ काम का प्रेशर भी बढ़ चुका है ना मेरा, इसीलिए। अच्छा, ऐसा है क्या? और नहीं तो क्या, वरना तुमसे ज्यादा हॉट इस कंपनी में कोई हो सकता है क्या? और ना ही कभी होगा। खुद तो मैनेजर बन गए, लेकिन मेरा क्या? मेरे प्रमोशन के लिए कब बात करोगे? कोई जुगाड़ तो करो। थोड़ा वक्त दो मुझे, जरूर जुगाड़ करूंगा तुम्हारा। लेकिन हाँ, तुम्हारी ग्रोथ तो फिक्स है, बस तुम मेरे साथ फिक्स रहो। वो तुम्हें कहने की कोई जरूरत नहीं। अब सारी बातें यहीं पर करोगे या मीटिंग में भी जाओगे? मीटिंग के बाद मिलते हैं। कहाँ? कैफे में ही ना? या फिर कहीं और? कैफे में ही मिलेंगे। नालायक आदमी, जाओ अब। अमन मीटिंग रूम में चला जाता है। कितना कुछ करना पड़ता है। घर वालों को लगता है कि मैं एकदम दूध की धुली हुई हूँ, लेकिन मुझे सबको अपना बॉयफ्रेंड बनाना ही पड़ता है। अगर मैं अमन को प्यार दूंगी तो वो बदले में मुझे प्रमोशन देगा, और अगर मैं रमेश के साथ अच्छी रहूंगी तो वो मुझे फ्री में दूध देता रहेगा। वहीं अगर मैं राशन वाला और जिम ट्रेनर के साथ प्यार से रहूंगी तो वो लोग भी मुझे मुफ्त का राशन और मुफ्त में जिम करने देंगे। अपने हर एक फायदे के लिए तो मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, और ऐसी लाइफ जीना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन साथ ही मजेदार भी है। फिर शाम के वक्त जब रागिनी घर से निकल रही होती है, तभी ज्यादा देर मत लगाना बहू, ठंड में जल्दी सारे रास्ते सुनसान हो जाते हैं। हाँ सासू माँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं समय से वापस आ जाऊंगी। फिर रागिनी गेट से बाहर निकलती है और थोड़ी ही दूरी पर एक कॉलेज फ्रेंड कबीर बाइक के साथ खड़ा होता है। आज भी लेट आना तुम्हारी आदत है। अरे आदत तो वही होती है जो कभी नहीं छूटती। शादी के बाद भी रिस्क लेने का डर नहीं लगता क्या तुम्हें? रिस्क है तो इश्क है मेरी जान। हाँ, वो तो है। चलो, अब जल्दी से चलो यहाँ से, वरना अगर किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। ओह हेलो, अब क्लब में इस साड़ी में चलोगी क्या? अरे बाबा, वहां जाकर चेंज कर दूंगी ना। साथ में मैंने एक वन पीस भी लिया है। अच्छा, ऐसा है क्या? और नहीं तो क्या। अब यहाँ पूरे मोहल्ले में मैं संस्कारी बहू के नाम से जानी जाती हूँ, इसलिए इतना सारा तामझाम करना ही पड़ता है, ताकि मेरे ससुराल वालों को मुझ पर 1% भी शक ना हो। सबको चूना लगाने में तो तुमने पीएचडी ही करके रखी है। अरे चुप रहो, ज्यादा मत बोलो, वरना ये सारा भूत उतार दूंगी मैं। अरे वही तो मैं चाहता हूँ कि किसी दिन तुम मेरा भूत उतारो। शट अप, अब चलो। फिर एक शाम जब रागिनी मोहल्ले में घूमती हुई फोन पर बात करती है,
तभी, अरे हाँ हाँ, बस थोड़ी ही देर में आ रही हूँ। तुम भी ना बात को खींच ही लेते हो। थोड़ी ही दूर पर खड़ा अविनाश ये सब देख रहा होता है। ये आवाज तो घर के लिए कभी नहीं होती। ये वाकई में मेरी बीबी रागिनी ही है ना, या फिर कोई और है? रागिनी फोन रख के सीधी घर की तरफ ही चल देती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर अगली सुबह, तुम्हारी ही वजह से हमारे घर में शांति बनी रहती है बहू। ऐसी कोई बात नहीं है सासू माँ। मुझ में शादी के पहले तो इतनी सारी अच्छी क्वालिटीज थी भी नहीं। वो तो यहाँ आने के बाद में और सुधर चुकी हूँ, और इन सब का श्रेय आपको ही जाता है। लेकिन अगर घर की बहू मान मर्यादा में रहे तो गृहस्थी हमेशा अच्छी बनी रहती है। मान मर्यादा में? क्या तुम सच में मान मर्यादा में रह रही हो रागिनी? क्यों अविनाश, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे तू इस पागल पर क्या ध्यान दे रही है? ये तो तेरे साथ मस्ती कर रहा है। क्या तुम भी अविनाश? डरा दिया ना मुझे। लेकिन रागिनी, अगर तुम सच में मान मर्यादा में रह रही हो तो तुम्हें इतना डरने की क्या जरूरत है? दरअसल वो, अरे घबराओ मत, मैं तो तुम्हारे साथ मस्ती कर रहा था। लेकिन इसकी ये घबराहट साफ साफ यही दर्शा रही है कि जरूर ये मुझसे कुछ तो छुपा रही है। उस दिन भी फोन पर किसी के साथ कितनी बेबाक आवाज में बतिया रही थी ये। घर में तो कितनी छुई मुई सी रहती है, लेकिन उस दिन ये कितने कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रही थी। फिर ऐसे ही एक दिन, जब ऑफिस में लंच ब्रेक के वक्त रागिनी अकेली बैठी होती है, तभी मैनेजर अमन फिर से उसके पास आता है। आजकल तो तुम बड़ी बदली बदली सी लग रही हो। क्या हुआ है? ऑल गुड ना? हर जगह सेम रहना जरूरी नहीं होता। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ ना, लेकिन इस तरह से मुझसे बात मत करो। अब क्या बताऊं मैं तुम्हें? तुम तो बस मुझे छोटा दिलासा ही देते रहते हो। अरे अब तो लगभग 1 साल होने आया है, लेकिन मेरे प्रमोशन के लिए तुम बॉस के साथ बात ही नहीं कर रहे। इसीलिए अब से मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। हमारे बीच में जो भी है उसे यहीं पर खत्म करते हैं। अरे ऐसा मत करो रागिनी। देखो, हर चीज को वक्त लगता है, और इतनी आसानी से तुम्हें सब कैसे मिल जाएगा? अरे 1 साल भी कोई कम समय नहीं होता। छोड़ो यार। और अब से तुम मेरे साथ एक मैनेजर की तरह ही बात किया करो। हमारे बीच में जो कुछ भी था वो सब भूल जाओ। रागिनी अपना मूड ठीक करके अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ घूमने चली जाती है। फिर घर आने के बाद कमरे में बेड पर अलग अलग फोटोज होती हैं, जिसमें रागिनी अपने अलग अलग बॉयफ्रेंड के साथ होती है। ओह नो, ये सब यहाँ पर कैसे आ गया? ये सब मैंने ही रखा है, खास तुम्हारे लिए, वो भी अच्छे से सजा कर। मेरी प्यारी और संस्कारी बीवी साहिबा, मुझे तुम पर शक होने लगा था, और इसीलिए मैंने तुम्हारे फोन पर और तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी हर एक चीज पर ध्यान दिया। कहाँ जाती हो, किससे मिलती हो। इनफैक्ट तुम्हारी पर्स में एक मिनी कैमरा भी अटैच किया था, जिससे सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। और इनमें से कोई कोई फोटोज तो मैंने चुपके से खींचे हैं। बताओ रागिनी, क्यों किया तुमने ये सब? अपना हर जगह पर फायदा कराने के लिए? अगर ऐसा ही करना था तो शादी क्यों की? सॉरी अविनाश। अरे अब सॉरी बोलने से सब ठीक हो जाएगा क्या? जरा सोचो, अगर माँ पापा को ये बात पता चलेगी तो उन दोनों पर क्या बीतेगी? अरे किस चीज की कमी रखी तुम्हारे लिए मैंने? इतना सब अच्छा होने के बावजूद भी तुमने इतनी घटिया हरकत की है। बस अब बहुत हुआ, तुम मेरे साथ नहीं रहोगी। चली जाओ यहाँ से। नहीं अविनाश, ऐसा मत करो ना। मुझे खुद से अलग मत करो। तुम्हारे सिवा मैं कहाँ जाऊंगी? प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ मैं, लेकिन मुझे ऐसे मत छोड़ो अविनाश। अरे चुप हो जाओ, और ये सब ड्रामा करना बंद करो। या तो तुम अपनी अय्याशी करो, या फिर पूरी तरह से सुधर कर एक बीवी और बहू बनकर रहो। ठीक है अविनाश, मैं अपनी सारी बुरी आदतों को सुधारूंगी। किसी लड़के से बात भी नहीं करूंगी। लेकिन प्लीज अविनाश, मुझे मेरी गलतियां सुधारने का एक आखिरी मौका दे दो। कई मिन्नतें करने के बाद अविनाश रागिनी को माफ कर देता है,
और उसे खोने के खौफ में रागिनी पूरी तरह सुधर जाती है और वाकई में संस्कारी बनकर अपने प्यारे से ससुराल में खुशी से रहने लगती है। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे दूध दो ना। आपने कई दिनों से मुझे दूध दिया ही नहीं है और अभी मुझे दूध पीने की बहुत इच्छा हो रही है। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? नहीं नहीं, तुम अभी रोटी सब्जी खा लो जो मैंने बनाई है, और ये दूध मत पियो। मैं बाद में तुम्हारे लिए दूसरा दूध लेकर आऊंगी, फिर तब पी लेना तुम दूध, लेकिन अभी नहीं। नहीं माँ, मुझे बस अभी दूध पीना है तो पीना है। दो ना मुझे। तभी वहां पर लता आती है। अरे क्या हुआ बहू? ये रमन इतनी जिद क्यों कर रहा है? देखिए ना माँ, ये दूध पीने की जिद कर रहा है, और आप तो ये बात जानती ही हो ना कि ये दूध अमायरा लेकर आई है, और जिम करके आएगी तो वो दूध पीती है, और अगर उसे दूध नहीं मिला तो वो सब पर चिल्लाएगी। अरे बहू, बच्चा ही तो है। अगर मांग रहा है तो दे दो ना इसे। इसमें इतने घबराने वाली क्या बात है? और अगर अमायरा बहू को दूध पीना होगा तो फिर वो बाजार से मंगवा लेगी ना। हाँ माँ, दादी ठीक कह रही है। जल्दी दो मुझे दूध। बहुत इच्छा हो रही है मेरी। अच्छा ठीक है बाबा, अभी देती हूँ। फिर सुमन उस दूध को रमन को देती है, तो रमन उसे पी लेता है। वाह माँ, ये दूध तो बहुत ही टेस्टी था। और आपने पता नहीं मुझे कितने दिनों बाद ये दूध दिया है। अब तो मुझे रोजाना यही दूध चाहिए। देखो बेटा, ऐसे जिद मत किया करो। हम तुम्हें रोजाना दूध नहीं दे सकते। बात को समझने की कोशिश करो। अब जाओ, जाकर पढ़ाई करो। तभी हमायरा किचन में आती है। और ये क्या, मेरा दूध कहाँ चला गया? और अब मैं अपना प्रोटीन कैसे पी पाऊंगी? भाभी, इधर आइए भाभी। क्या हुआ हमायरा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? देखिए भाभी, मैंने दूध गर्म करके रखा था क्योंकि मुझे अभी प्रोटीन पीना था, लेकिन यहाँ पर तो दूध का पतीला है ही नहीं। कहाँ चला गया सारा दूध? दरअसल वो रमन जिद कर रहा था, इसीलिए मैंने उसे थोड़ा दूध दे दिया। ये क्या है भाभी, आपको पता था कि मैं जिम करके आने वाली हूँ, तो अब मैं क्या पीऊंगी? प्रोटीन कैसे लूं मैं? तुम चिंता मत करो अमायरा, मैं अभी बाजार जाकर तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। ठीक है फिर, जल्दी लेकर आइए। पर पैसे? तो क्या पैसे भी मैं ही दूं? अरे मैंने क्या पूरे घर का ठेका लेके रखा है क्या? देखिए भाभी, जब आप जानती हैं कि आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आपने मेरा वाला ये दूध अपने बच्चे को दिया ही क्यों? मेरा पति सिर्फ इसीलिए नहीं कमाता कि आप सभी लोग मौज मस्ती से जिए, और आइंदा से मेरे सामान को छूने से पहले 100 बार सोच लेना, समझे कि नहीं? इतना कहकर अमायरा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। ये मैंने क्या कर दिया? मुझे रमन को वो दूध नहीं देना चाहिए था। क्या हुआ माँ? तुम रो क्यों रही हो? कितनी परेशान लग रही हो तुम। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम जाकर पढ़ाई करो। एग्जाम आने वाली है ना तुम्हारी? नहीं माँ, बात को मत टालिए। मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी। चाची ने आपको डांटा क्योंकि मैंने आपसे दूध मांगा ना। उन्होंने आपको कितना कुछ कहा। मुझे माफ कर दीजिए माँ। अगर मैं आपसे दूध मांगता ही नहीं तो चाची आपको इतना नहीं सुनाती। कोई बात नहीं बेटा, मुझे तो अब इन सब की आदत सी हो गई है। अब तुम्हारे पापा इतना नहीं कमाते ना, तो मुझे ये सब सुनना ही पड़ता है। पर माँ, मैं चाची को हमेशा देखता हूँ। वो हमारे घर में कुछ ना कुछ चुरा कर खाती ही रहती है। लेकिन आइंदा से मैं कभी आपसे दूध बिल्कुल नहीं मांगूंगा। अब से मैं कभी दूध नहीं पीऊंगा। बस रोटी सब्जी ही खाऊंगा। और तब आपको चाची से कोई डांट भी नहीं पड़ेगी। मेरा बच्चा कितना समझदार हो गया है। देखो बेटा, तुम इन सब बातों की चिंता मत करो। जाकर पढ़ाई करो। तुम्हारे पापा भी आने ही वाले होंगे। फिर रमन वहां से चला जाता है। हे भगवान, ये मुझे कैसे दिन दिखा रहे हो आप? अगर मेरे पति भी ज्यादा कमाते तो आज मेरे इस मासूम बच्चे के मन में इतना दर्द नहीं भरा होता। अब इसमें मेरे बच्चे की क्या गलती है?
इसने तो बस थोड़ा सा दूध ही तो मांगा था। कैसी माँ हूं मैं, जो अपने बच्चों को थोड़ा सा दूध भी नहीं दे सकती। सुमन बहुत परेशान हो जाती है। फिर अगली सुबह सूरज लता के पास जाता है। ये लो माँ, पूरे 2,000 रुपए हैं। अरे ये क्या है बेटा, तू बस 2,000 रुपए दे रहा है और तेरा छोटा भाई राहुल पूरे 10,000 रुपए घर खर्च देता है। तू भी थोड़ा ज्यादा देता तो ठीक रहता। तुम तो देख ही रही हो ना माँ, हमारे घर में एक छोटा बेटा है, तो उसकी पढ़ाई लिखाई का भी खर्चा होता है। और पिछले हफ्ते उसकी तबीयत भी खराब थी, जिसमें मेरे सारे पैसे उसी में लग गए। और तुम तो जानती ही हो ना माँ, कि मैं उतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ कि मैं राहुल जितना कमा सकूं। मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन फिर भी थोड़े और पैसे ज्यादा दे देता तो अच्छा रहता। ये आप कैसी बातें कर रही हो माँ? राहुल को पढ़ाने के लिए मैंने अपना सब कुछ तो दे दिया है। 10 साल की उम्र में ही अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी, और तब से लेकर मैं आज तक काम ही कर रहा हूँ। और मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ कि उसके जितना कमा सकूं। अब आप तो सारी बातें जानती ही हो ना माँ, तो आप मेरी तकलीफ क्यों नहीं समझ रही? लता सूरज की कुछ भी नहीं सुनती और वो वहां से चला जाता है। फिर एक दिन सुमन का भाई उनके घर आता है। अरे मुकेश, कितने दिनों बाद आया है तू यहाँ पर? हाँ दीदी, देखिए ना, कितना वक्त हो गया है, लेकिन आप मायके आई ही नहीं हो। माँ तो हर वक्त आपको याद करती रहती है। आप एक काम करो, अभी मेरे साथ चलिए। अरे नहीं मुकेश, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। इनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, और ऊपर से रमन की पढ़ाई भी चल रही है। लेकिन तुम चिंता मत करो, इस बार की गर्मी की छुट्टी में मैं पक्का आऊंगी। अच्छा तुम बैठो, हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। ठीक है दीदी, मेरी मनपसंद मटर पनीर की सब्जी बनाना, और साथ में लच्छे पराठे भी बना देना। और हाँ, तुम्हारे हाथ का रायता मुझे बहुत पसंद है, और वो भी बूंदी वाला। तो अच्छे से बनाना सब कुछ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बैठ तू, मैं अभी तुम्हारे लिए बना कर लाती हूँ। फिर कुछ ही देर में सुमन सारी चीजें बनाकर लाती है। अरे वाह दीदी, आपके हाथ का खाना खाए तो कितने साल हो गए हैं, लेकिन आपके हाथों का जादू तो अभी तक टिका हुआ है। सच में, ये खाना खाकर तो मुझे मजा ही आ गया। फिर खाना खाने के बाद, अच्छा ठीक है दीदी, अब मैं चलता हूँ। अपना ध्यान रखना, और वक्त मिले तो आ जाना घर। हाँ मुकेश, मैं जरूर आऊंगी। फिर मुकेश वहां से चला जाता है, और उसके बाद घर पर अमायरा आती है। अरे ये क्या, ये मटर पनीर, बूंदी का रायता और लच्छे पराठे, इतना सब कुछ किसने खाया है? बताइए दीदी, ये सब आपने किसके लिए बनाया है? दरअसल आज मेरा भाई आया था, बहुत दिनों के बाद आया था वो, और उसने मेरे हाथों से ये सब खाने की जिद की, इसीलिए मैंने बना दिया। ये आप क्या कह रही हो दीदी? मैं घर में पूरे 10,000 रुपए खर्चा देती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये सब खाने को मिलता भी नहीं, और आप तो सिर्फ 2,000 ही देती हो। और आप लोगों की इतनी सारी फरमाइशें, और वो भी किसके लिए? रिश्तेदारों को खिलाने के लिए? नहीं नहीं, ये सब बिल्कुल नहीं चलने वाला। अब से मुझे अपना अलग से किचन चाहिए, क्योंकि आप इस तरह से मेरे पैसे बर्बाद नहीं कर सकती। तभी वहां पर लता आती है। अरे क्या हुआ बहू, इतनी परेशान क्यों हो तुम? देखिए मम्मी जी, मुझे अपना अलग से किचन चाहिए, क्योंकि अब मैं इनके साथ नहीं रह सकती। ये तो कैसी बातें कर रही है बहू? अगर तुम दोनों ही अलग हो जाओगी तो सब क्या कहेंगे? मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस अलग होना है, बाकी मैं कुछ नहीं जानती। ऐसा क्यों कर रही हो अमायरा? अगर तुम्हारे भैया को पता चला तो वो कितना गुस्सा करेंगे। प्लीज ऐसा मत करो ना। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको गुस्सा होना है होने दो, लेकिन ये बंटवारा तो होके ही रहेगा। अच्छा ठीक है बहू, अगर तुम्हें रसोई अलग ही करनी है तो चलो, हम सामान का बंटवारा कर देते हैं। कैसा बंटवारा मम्मी जी? पूरा किचन तो मेरा ही है, उसमें आप दोनों का कुछ भी नहीं है। और वैसे भी उसमें जितने भी पुराने बर्तन थे, वो मैंने सारे फेंक कर नए बर्तन रखे हैं।
और अब किचन में जो भी सामान है वो मैंने अपने पैसों से खरीदा है, इसीलिए उस किचन पर सिर्फ मेरा ही हक है। हाँ सुमन बहू, हमारा बिल्कुल सही कह रही है। तूने अपने मायके से सिर्फ 2 से 3 बर्तन ही लाए थे और तुम्हारा तो यहाँ पर गैस भी नहीं है और उस हिसाब से रसोई में तुम्हारा कुछ भी नहीं है। ठीक है मम्मी जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को जो ठीक लगे वही करो। फिर 4 दिनों के बाद, अरे अमायरा बहू, आज खाने में क्या बना रही हो? फिर से चाउमीन मत बनाना या कोई फैंसी खाना भी मत बनाना। मुझे अपनी घर की ही सादी रोटी सब्जी खानी है। पिछले कई दिनों से तुम मुझे सिर्फ पिज्जा बर्गर ही खिला रही हो, लेकिन मुझे ये सब खाने की बिल्कुल आदत नहीं है। ये आप कैसी बातें कर रही हो मम्मी जी? मुझे खाना बनाना आता ही नहीं और इसीलिए मैं ये सब बनाती हूँ। पहले का तो वो सारा खाना दीदी ही बनाती थी, मैंने उसमें से कुछ भी नहीं बनाया था। लेकिन हाँ, अगर आपको सादा खाना खाना है तो आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए ऑर्डर कर देती हूँ। नहीं बहू, मुझे वो बाहर वाला खाना खाना ही नहीं है, घर का खाना खाना है। देखिए मम्मी जी, अगर आपको घर का खाना खाना है तो आप खुद ही जाकर बना लीजिए, क्योंकि मुझे ये सब बनाना आता ही नहीं। और अगर मुझे ये सब बनाना ही होता तो मैं किसी गरीब से शादी नहीं करती। अब मैं इतना दहेज क्यों लेकर आई हूँ आपके घर में खाना बनाने के लिए? इतना कहकर अमायरा वहां से चली जाती है। जाने दो, अपने लिए मैं ही कुछ बना लेती हूँ, वरना ये पिज्जा बर्गर खाकर तो मैं एक दिन मर ही जाऊंगी। फिर लता रसोई में चली जाती है और तभी वहां पर सुमन आती है। अरे क्या हुआ माँ जी, आप रसोई में क्या कर रही हो? वो मैं अपने लिए रोटी सब्जी बना रही हूँ। अरे लेकिन मेरे होते हुए आप ये खाना क्यों बना रही हो? मैंने बनाया है ना, जैसा आपको पसंद है वैसा ही खाना बनाया है। और पिछले कई दिनों से मैं देख रही हूँ कि आप ढंग से खाना खाती ही नहीं हो, बस पिज्जा बर्गर ही खाई जा रही हो। नहीं बहू, मैं तुम्हारे हाथों का खाना नहीं खा सकती, क्योंकि अगर अमायरा ने देख लिया तो पता नहीं वो क्या करेगी। रहने दो और तुम चली जाओ यहाँ से, क्योंकि वो अगर तुम्हें यहाँ पर देखेगी तो वापस गुस्सा करने लगेगी। लता की बातें सुनकर सुमन वहां से चली जाती है। ऐसे ही 4 से 5 दिन बीत जाते हैं। फिर अगली सुबह 6 बजे, आज तो मैं अपने लिए कुछ अच्छा सा बना लूंगी। कई दिनों से मैंने ढंग से खाना भी नहीं खाया है, और अगर मुझे थोड़ा सा भी लेट हुआ तो फिर वो पता नहीं रसोई में जाकर क्या खाना बना देगी और बोलेगी कि मैं रसोई में सुबह से मेहनत कर रही हूँ। जाने दो, लेकिन पता नहीं मुझे भी क्या हो गया है। सुबह से 6 बार बाथरूम जा चुकी हूँ और तो और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। जल्दी से जाकर कुछ अच्छा सा बनाकर खा लेती हूँ। फिर लता रसोई में चली जाती है। तभी उसे चक्कर आता है और वो वहीं पर गिर पड़ती है। तभी वहां पर राहुल आता है। ये क्या हो गया माँ आपको? उठो ना माँ, आप बेहोश कैसे हो गई? उठिए ना माँ, मुझे अभी डॉक्टर को बुलाना चाहिए। फिर राहुल डॉक्टर को फोन करके घर बुला लेता है। क्या हुआ है मेरी माँ को? कई दिनों से इन्होंने ठीक से खाना नहीं खाया है, जिस वजह से उन्हें कमजोरी आ गई है और ये गिर पड़ी है। और शायद इनके पेट खराब होने की वजह से इनमें ताकत ही नहीं बची। पर आइंदा से अपनी माँ को समय पर खाना खिलाते रहिएगा। मैंने कुछ दवाइयाँ लिख कर दी हैं, तो इसे भी आप टाइम पर दीजिए। फिर आने वाले दिनों में आपकी माँ ठीक हो जाएगी। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? माँ तो हमेशा टाइम पर ही खाना खाती है, भाभी को पता होगा। फिर राहुल सुमन के पास जाता है। अरे क्या हुआ देवर जी, सब ठीक तो है ना? नहीं भाभी, ये क्या हो गया है? अरे आप तो माँ का कितना ध्यान रखती थी, उन्हें टाइम पर खाना दिया करती थी, लेकिन आज सुबह ही माँ चक्कर आकर गिर पड़ी और डॉक्टर तो ये कह रहे थे कि वो पिछले कई दिनों से ढंग से खाना भी नहीं खा रही। माफ कर दीजिए देवर जी, वो मैं पिछले कई दिनों से मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बना रही हूँ और माँ जी तो मेरे हाथ का बना खाना खाती ही नहीं, वो तो अमायरा के हिस्से में है। ये सब क्या चल रहा है इस घर में? माँ अमायरा के हाथ से और आप मिट्टी के चूल्हे पर?
आखिर आप क्या कह रही हो भाभी? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आप लोग घर में क्या कर रहे हो। देखिए देवर जी, हमारा किचन अलग कर दिया है क्योंकि हम लोग इस घर में कम पैसे देते हैं ना, इसीलिए। क्या? उसकी इतनी हिम्मत? गुस्से में राहुल अमायरा के पास चला जाता है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ अमायरा? तुमने एक ही घर में किचन अलग कर दिया? हाँ तो क्या गलत किया मैंने? अरे पूरे 10,000 रुपये महीने का खर्च देते हो तुम, और भैया तो सिर्फ 2,000 ही देते हैं। इसीलिए मैंने उनका किचन अलग कर दिया। अरे उन लोगों की फरमाइशें तो देखो। मेरे हिस्से का दूध वो अपनी बेटी को पिलाते हैं, और उन्होंने तो अपने भाई के आते ही उनके लिए अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाए थे, और इसीलिए मैंने अपना किचन अलग कर दिया। अब बोलो उनको कि अपनी मेहनत की कमाई से अपने बेटे और भाई को खिलाएं। बकवास बंद करो अमायरा। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? इतना कहकर राहुल उसे एक थप्पड़ मार देता है। ये तुमने क्या किया राहुल? भाभी के लिए तुमने मुझे थप्पड़ मारा? अरे वो मेरी भाभी नहीं, माँ है माँ, और मेरा भाई भी मेरे पिता के समान है। अरे तुम नहीं जानती अमायरा कि वो दोनों तो मेरे लिए भगवान समान है। भाभी ने मुझे पढ़ाने के लिए अपने जेवर तक बेच दिए थे, और तब जाकर मुझे ये नौकरी लगी है। और भैया ने मुझे पढ़ाने के लिए 10 साल की उम्र में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी, और तब से लेकर आज तक वो काम ही कर रहे हैं। और आज तुम हो जो मेरी कमाई की तुलना मेरे भाई से कर रही हो। अरे शर्म आनी चाहिए। निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। मुझे माफ कर दो राहुल, मुझे ये सब नहीं पता था। मुझसे गलती हो गई ना। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं भैया भाभी से माफी मांग लूंगी। लेकिन प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकालो ना। तभी वहां पर सुमन आती है। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और मुझे नहीं पता था कि आपने इन्हें पढ़ाने के लिए इतना कुछ किया है। मैं तो अपने ही घमंड में थी। कोई बात नहीं अमायरा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन तुम ठीक तो हो ना? नहीं भाभी, आप इसे घर के बाहर निकालिए। अरे इसने आपको कितनी तकलीफ दी है, और इसके लिए मैं इसे इस घर में नहीं रख सकता। ये आप कैसी बातें कर रहे हो देवर जी? ये आपकी पत्नी है, हो गई इससे गलती, और इसने उसकी माफी भी मांग ली ना, तो आप भी इसे माफ कर दीजिए ना। तभी लता को भी होश आ जाता है। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, आप आराम कीजिए। डॉक्टर ने कहा है कि आपको समय पर खाना दें, तो मैं आपके लिए खिचड़ी बना कर लाती हूँ। अरे नहीं बहू, वो अमायरा बहू गुस्सा करेगी। तू कुछ भी मत कर। नहीं मम्मी जी, अब से हमारी किचन अलग नहीं होगी, एक ही रहेगी। और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। भैया भाभी ने राहुल के लिए क्या क्या नहीं किया, और मैं तो अपने घमंड में ही थी। लेकिन अब मुझे सब समझ आ गया है मम्मी जी, और आप भी मुझे माफ कर दीजिए। आगे से मैं ऐसी बातें कभी नहीं करूंगी। चलो, मेरी दोनों बहुएं एक हो गई। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। फिर उस दिन के बाद से अमायरा सुमन के साथ प्यार से रहने लगती है। शिल्पा अपनी सास उर्मिला और पति सुमित के साथ रहती है। उसका एक पेट डॉग भी होता है, जिसका नाम टॉफी होता है। एक रोज, माँ जी, मेरा तो दिमाग हैंग हो रहा है। पता नहीं ये रानी कहाँ चली गई है। कल भी काम पर नहीं आई थी, और आज भी उसने छुट्टी ले ली है, जिसके बारे में उसने कुछ भी नहीं बताया। लेकिन बहू, तूने उसे कॉल नहीं किया क्या? किया ना माँ जी, कल से लेकर आज तक 50 बार कॉल कर चुकी हूँ मैं उसे। लेकिन मजाल है कि वो मेरा कॉल उठाए। मेरे पास तो उसकी माँ का भी नंबर है, लेकिन अब उसकी माँ भी मेरे कॉल नहीं उठा रही। भगवान करे सब कुछ ठीक हो उसके साथ, वरना तो वो ऐसे बिना बताए छुट्टी पर कभी नहीं जाती। लेकिन परसों तेरे और उसके बीच में अनबन चल रही थी, देखा था मैंने तुम्हें। आखिर क्या बात थी? इसी बात पर माँ जी, कि उसे छुट्टी चाहिए थी 3 दिनों की, ताकि वो अपनी सहेलियों के साथ थोड़ा घूम फिर आए और उसे एक ब्रेक मिले। पर मैंने छुट्टी देने के लिए मना कर दिया।
हे भगवान, जाने दे, तू जाकर खाना बना दे। कल तो मैंने बाहर का खाना बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आज मुझे घर का ही खाना चाहिए। और ये बात मैं तुझे अभी बता दे रही हूँ, ताकि बाद में मुझे कोई नाटक नहीं चाहिए। ठीक है माँ जी, बना दूंगी मैं। पता नहीं इस रानी के कारण मुझे किन किन हालातों से गुजरना पड़ रहा है। रानी के छुट्टी के कारण सारा काम शिल्पा को ही करना पड़ता है, जिस कारण वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर एक दिन वो हड़बड़ी में इस्त्री करते करते सुमित का शर्ट पीछे से वो जला देती है और सुमित भी जल्दबाजी में वही जला हुआ शर्ट ऑफिस पहन कर जाता है। अरे यार सुमित, नशा वशा करके आया है क्या तू, जो तुझे अपना जला हुआ शर्ट भी नहीं दिखा? क्या आकाश तू भी, अरे ये कैसी बातें कर रहा है तू? अरे ये तो सुमित का स्टाइल है, शर्ट के पीछे होल करके आना। क्या कहा? मेरे शर्ट के पीछे होल है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? हे भगवान! सभी सुमित पर खूब हंसते हैं और वो फौरन अपने कैबिन में चला जाता है और सबसे पहले शिल्पा को कॉल करके वो उसे खूब सुनाने लगता है। सीरियसली शिल्पा, अरे ऐसे कौन से काम में मगन थी तुम, जो तुम्हें इस बात का भी अंदाजा नहीं हुआ कि तुमने मेरी शर्ट को प्रेस करते हुए जला दिया है? ज्यादा चिल्लाओ मत सुमित, इधर वो रानी 2 दिनों से नहीं आई है और उसके कारण मुझे कितनी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। अरे तुम्हें क्या होता है, बस ऑफिस जाना है और उसके बाद वापस घर लौट कर आना है, खाना पीना करना है और टांग ऊपर करके सो जाना है। और अगर इतना ही था तो खुद ही ठीक से चेक करके पहन लेते ना। बड़े आए मुझ पर चिल्लाने वाले। अरे चुप बेटो, वो रानी अगर छुट्टी पर गई भी है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हरकतों के कारण ही गई है। क्या? हाँ। अरे क्या बिगड़ जाता तुम्हारा अगर तुम उस बेचारी को छुट्टी दे देती तो? वो तो कह भी रही थी कि छुट्टी के दिन वो उसकी जगह पर उसकी सहेली को भेज देगी काम करने के लिए। अरे हम लोग भी तो ऑफिस में छुट्टियां लेते ही है ना, तो नौकरानी छुट्टी क्यों नहीं ले सकती? ज्यादा ज्ञान की मोती मत बटोरो। वो एक नंबर के चालाक लोमड़ी है और मुझे उसके अलावा और किसी भी नौकरानी का काम पसंद ही नहीं आता। अरे वो कम पैसे में अच्छा काम करके देती है। और रही बात छुट्टी की, तो अगर मैं छुट्टियां इतनी आसानी से देने लगी तो घर का काम कौन करेगा? तुम करोगे क्या, या फिर तुम्हारे स्वर्गवासी पिताजी नीचे आकर करेंगे? अरे चुप करो यार, मेरे स्वर्गवासी पिताजी को इन सब में तुम क्यों घुसेड़ रही हो? अरे तुम चुप रहो, यहाँ मेरी मच्छी फ्राई भी नहीं हो रही और तुम हो कि फोन पर मेरा भेजा फ्राई कर रहे हो। फोन रोको पहले। अब तुम दिन भर बिना शर्ट के काम करो या फिर कोई नया शर्ट खरीद लो। मेरे पास यहाँ पर और भी कई सारे काम हैं, तो मुझे पहले उन्हें संभालने दो और खुद का ख्याल खुद रखना सीखो। लेकिन शिल्पा, मेरी बात तो सुनो। कमाल है, पहले सारा रायता खुद ही फैलाया और समेटने के टाइम पर चिड़चिड़ कर रही है, और अब तो मुझे नया शर्ट मंगवाना ही होगा और उसके बाद ही मैं अपने कैबिन से बाहर निकल पाऊंगा। हे भगवान, आज तो मेरी गजब बेइज्जती हो गई। सारे काम फटाफट निपटाने के चक्कर में शिल्पा बाथरूम में साबुन पर पैर देकर फिसल जाती है और उसके बम पर पूरी तरह लग जाता है। अरे मर गई मैं तो। अरे क्या कर रही है तू शिल्पा? घर के इतने से भी काम नहीं हो रहे क्या तुझसे? निकम्मी कही की। क्या माँ जी, आप भी कितनी पापी हो आप। अरे यहाँ पर मैं गिरी हुई हूँ और आप हो कि मुझे ताने दे रही हूँ। अरे तो हकीकत में भी गिरी हुई ही है। क्या कहा? कुछ नहीं, चल अपना हाथ दे, गधी कही की। उर्मिला का हाथ थामकर शिल्पा वहां से उठ जाती है। फिर बाम वगैरह लगाने के बाद उसे काफी आराम मिलता है। ये ले, ये काढ़ा बनाया है मैंने तेरे लिए। इसे पीने से तुझे तेरे दर्द से राहत मिलेगी। ओह गॉड, नहीं माँ जी, मैं ये काढ़ा बिल्कुल नहीं पीऊंगी। ज्यादा ना नुकुर मत कर, वरना मैं तुझे धो दूंगी। अब चुपचाप पी ले इसे।
वरना तेरा दर्द ठीक नहीं हो पाएगा और तू घर के काम भी नहीं कर पाएगी। हे भगवान, यहाँ पर मुझे इतना दर्द हो रहा है और आपको अब भी काम की ही पड़ी है। कितने बुज़दिल हो आप माँ जी। अरे बकवास बंद कर अपनी, तू तो एकदम नाकारी है। अरे तेरी उम्र में मैंने अपने ससुराल में कितने सारे काम किए थे। पूरे 15 लोग थे मेरे ससुराल में। सबका खाना बनाना, घर की सफाई करना और भी ढेरों काम मैं अकेली ही करती थी। सुबह के 5 बजे उठा करती थी मैं और रात के 10 बजे तक मैं लगातार काम ही किया करती थी। और एक तू है, खाना बना भी रही है तो उसे जला दे रही है, सफाई भी कर रही है तो फिसल कर गिर पड़ रही है। अरे क्या है ये सब? तो फिर रानी को वापस लाइए ना। पता नहीं कहाँ चली गई है वो। मुझे तो उस बेवकूफ लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा है। कम से कम बताकर तो चली जाती ना। अगर वो तुझे बताकर जाती तो तू उसे छुट्टियां दे देती क्या? नहीं ना। अरे आज तेरी इस हालत की जिम्मेदार तो खुद ही है। तूने ही उसे ऐसे बिना बताए छुट्टी लेने के लिए मजबूर किया है। अब क्या पता कि वह छुट्टी पर ही गई है या फिर गुस्से में आकर उसने तेरा काम ही छोड़ दिया हो। शुभ शुभ बोलिए ना माँ जी। रानी ऐसे कहीं नहीं जाएगी और वो हमारे घर पर काम करने वापस जरूर आएगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। फिर अगले दिन, तुम्हारा दर्द कम हुआ कि नहीं? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं सुमित, मेरी जिंदगी में से दर्द खत्म ही नहीं हो रहा। एक नौकरानी क्या चली गई, मेरी तो जिंदगी ही उजड़ गई है। चलो अच्छा है, अब रानी की गैर मौजूदगी में तुम्हें उसकी कीमत समझ आ रही है। अरे यार, फिर से वही बूढ़ी चाची की तरह भाषण शुरू मत करो अपना। यहाँ मेरा सर दर्द कर रहा है और तुम बस चौड़े होकर ज्ञान दे रहे हो, जबकि मुझे जरूरत मदद की है। माँ जी भी दिन भर घर में पड़ी ही रहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अपनी बेचारी बहू की थोड़ी मदद ही कर दे। तभी वहां पर उर्मिला आती है। अरे ओ मेरी बेचारी बहू, हिम्मत है तो मेरे सामने आकर बोलना। ऐसे डरपोकों की तरह पीठ पीछे क्यों बुराई कर रही है मेरी? माँ जी आप देखिए माँ जी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। अरे चुप हो जा, तेरे सारे मतलब मैं अच्छे से समझती हूँ। मेरे बालों पर कोई सीमेंट नहीं गिरा है, बल्कि ये बाल तो जीवन भर के तजुर्बे से सफेद हुए हैं। हाँ तो फिर सही बात है कि आप इतनी भी बुरी नहीं हुई हो जो आप काम करने में मदद नहीं कर सकती मेरी। और अब जब तक रानी नहीं आ जाती तब तक तो आप मेरे छोटे मोटे कामों में मदद कर ही सकती हो ना। लेकिन नहीं, आपको तो बस ताने ही देना आता है। उसमें तो मानो आपने पीएचडी ही करके रखी है। बस करो शिल्पा, ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? सॉरी सुमित, लेकिन माँ जी ने हरकतें ही ऐसी की हैं कि मैं अब क्या ही कहूँ। खैर, मुझे ही सारे काम करने पड़ेंगे। अरे इतने दिन जब रानी काम कर रही थी तभी तो तूने जमकर आराम ही किया है ना। और एक बहू का कर्तव्य होता है कि वो अपने ससुराल का सारा काम करे। अरे हमने भी किया है। और अपनी सास को काम देते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या? तुझ जैसी बहू को तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। आज तो तूने ये बात कह दी, लेकिन अगर आइंदा से ऐसी बातें की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। और फिर तू मेरा वो वाला रूप देखेगी जिसके दर्शन तूने आज तक नहीं किए हैं। ना तो मुझे आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट है, ना ही बहस करने में। इसीलिए आप अपने उस रूप के दर्शन दूसरों को दिखाती बैठो, क्योंकि मुझे उसे देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे चल चल, खुद को कहाँ की हीरोइन समझती है राम ही जाने। भूतनी कही की। सेम टू यू माँ जी। इस तरह से सास बहू की बहस जारी रहती है और उनके बीच बेचारा सुमित सर पकड़कर बैठ जाता है। फिर शाम के समय, देखो ना शिल्पा, जब से ये रानी गई है तब से ये टॉफी भी एकदम उदास बैठा है। ना तो इसने ठीक से खाना खाया है, ना ही ये मेरे साथ वॉक पर चलने के लिए तैयार है। अरे अब क्या करें हम? इसका सबसे ज्यादा लगाव रानी से ही था, क्योंकि वही उसे उसका खाना खिलाती थी और तो और वॉक पर भी वही लेकर जाती थी। मुझे माफ कर दो मेरे टॉफी बाबू, इधर आओ मम्मा के पास। लेकिन टॉफी शिल्पा के पास जाता ही नहीं। अरे
तो बी से क्या हो गया? देखा शिल्पा, अब टॉफी भी तुमसे नाराज है क्योंकि रानी के काम पर ना आने की वजह तुम ही हो। फिर एक दिन शिल्पा पड़ोस की नौकरानी धन्नो से बात करती है। अरे ओ धन्नो, रानी कहाँ पर गई है? ना तो वो मेरा कोई फोन उठा रही है, ना ही मेरे मैसेजेस का जवाब दे रही है। अरे उसे तो छोड़ ही दो, उसकी माँ भी मेरा फोन नहीं उठा रही। सब कुछ ठीक तो है ना? वो मुझे थोड़ी उसकी चिंता हो रही थी ना, इसीलिए पूछा मैंने। अरे काय को झूठ बोल रही हो मैडम, सब जानती है मैं। मेरे को रानी ने सब कुछ बताया है आपके बारे में कि कैसे आप उसको छुट्टी नहीं देती हैं, और अगर उस बेचारी ने छुट्टी ले भी ली तो फिर बाद में आप उससे एक साथ काम करवाती हो या फिर पगार में से पैसे काट लेती हो। अरे लेकिन देखिए मैडम, वो आपके पास अब नहीं आने वाली, और ना ही यहाँ की कोई नौकरानी भी आएगी आपके पास, क्योंकि सबको पता चल गया है कि आप एक नंबर की नालायक औरत हो। क्या? हाउ डे यू? अरे अपनी ये इंग्लिश अपने पास ही रखो। मेंटल औरत। जा रही है मैं, लेकिन आइंदा से मेरे को बुलाने का नहीं, क्योंकि मेरे पास आपके जैसा फालतू का समय नहीं रहता। क्या? धन्नो बिल्कुल सही कहकर गई थी, तुझ जैसी को तो ऐसे ही सुनाना चाहिए। अरे अभी भी तेरी अकल ठिकाने पर नहीं आई क्या? अब शिल्पा को पहले से और भी ज्यादा परेशानी होने लगती है। फिर एक रोज जब सुमित के बॉस डिनर पर घर आते हैं, तभी अरे सुमित, ये खाने का स्वाद बदला बदला सा क्यों लग रहा है? किसने बनाया है ये खाना? वो दरअसल ये खाना मेरी बीवी शिल्पा ने बनाया है सर। अरे क्या तुम भी सुमित, मैंने सोचा कि आज तुम्हारे घर की नौकरानी के हाथ का खाना खाने को मिलेगा, लेकिन वो तो है ही नहीं। और तुम्हें पता है, आज तो मैं तुम्हें प्रमोशन देने के मूड में था, लेकिन अब ये खाना खाकर मेरा मूड ही चला गया। क्या? आई एम रियली सॉरी सर। वो दरअसल अरे कोई बात नहीं, अब खाना दिया है तुमने तो खा ही लेते हैं। वैसे ये भी कोई बुरा खाना नहीं है, लेकिन उसके हाथ के खाने की बात तो कुछ और ही थी। शिल्पा को बहुत पछतावा होता है। फिर एक दिन अचानक से रानी का वॉइस मैसेज आता है। देखो मैडम, मैं आने को आ जाएगी, लेकिन मेरे को हर संडे छुट्टी चाहिए। और हाँ, महीने में एक दिन रानी दिवस होना चाहिए, जहां मैं काम कम और ज्यादा आराम करूंगी। और हाँ, मेरे को अगर छुट्टी चाहिए रहेगी तो मैं आपको 10 से 15 दिन पहले ही बता देगी, और आपको उस छुट्टी के लिए हाँ बोलना ही पड़ेगा। देखिए, मैं कोई मशीन वशीन नहीं है, मैं भी एक इंसान ही छे, इसीलिए मेरे को भी ब्रेक लेना पड़ता है, ताकि मैं भी अपने परिवार, बॉयफ्रेंड और सहेलियों के साथ घूम फिर सकूं और खूब एंजॉय कर पाऊं। हे भगवान, इसकी कितनी सारी फरमाइशें हैं। जाने दो ना शिल्पा, अपना लो उसकी फरमाइशों को। अब और हम क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे बुरे स्वभाव के कारण यहाँ पर कोई और काम वाली काम करने आ ही नहीं सकती। हाँ सुमित, शायद तुम सही कह रहे हो। शिल्पा रानी की फरमाइशें स्वीकार करती है, और अब वो उसके वेलकम के लिए घर से जाती है और एक वेलकम बैक वाला केक भी बनाती है। क्या बात है, इतनी सारी तैयारियां, और वो भी रानी के लिए? हाँ माँ जी, अब इतनी मुश्किल से वो वापस आ रही है, इसीलिए अब से मैं उसके साथ अच्छे से पेश आऊंगी, ताकि वो दोबारा बिना बताए गायब ना हो जाए। बहुत अच्छा किया रानी ने, क्योंकि तुझ जैसे उल्टी खोपड़ी वाली औरत को इसी तरह से सीधा किया जा सकता है। बेल बजी माँ जी, बेल बजी। लगता है रानी आ गई। लेकिन जब शिल्पा दरवाजा खोलती है, तभी वहां पर धन्नो खड़ी होती है। वेलकम बैक रा। अरे धन्नो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे हम तो आज रानी का वेलकम करने वाले हैं। मैं आपको उसके इस बारे में बताने को आयली है कि वो आज काम पर नहीं आएगी, उसने छुट्टी ली है आज, तो आप उसका वेलकम कल को करना। क्या? बहुत तंग किया था ना तूने रानी को पहले, अब उसकी बारी। धन्नो की बातें सुनकर शिल्पा अपना सर पकड़ लेती है